हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA सब्जेक्ट कोड 208 में आज हम इंडियन बॉयलर एक्ट के बारे में जानेंगे और इसके बाद में हम कुछ स्टीम प्रोसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिनमें हम स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट का उपयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्टीम बॉयलर बहुत पहले से उपयोग में आने लगे थे, लेकिन 1769 से 1775 के बीच में जेम्स वाट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें काफ़ी सुधार किए। 1863 में कलकत्ता में एक बॉयलर का एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण से कई सारी जानें चली गई थी। इस दुर्घटना के बाद इंस्पेक्शन की ज़रूरत को व्यापक रूप से मान्यता दी गई। इंस्पेक्शन के लिए कलकत्ता में जो बंगाल काउंसिल थी उन्होंने एक बिल पास किया, जिसे कि बंगाल एक्ट 1864 के नाम से जाना गया, जो कि कलकत्ता के शहरों के स्टीम बॉयलर्स और प्राइम मूवर्स के इंस्पेक्शन के लिए बनाया गया था। यह इंडिया बॉयलर कानून की शुरुआत थी। 1864 के बाद यानी बाकी जो राज्यों के लिए भी कानून बनाए गए। उस समय पूरे इंडिया में 7 अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन थे, पर ये 7 रूल्स और रेगुलेशंस आपस में मेल नहीं खाते थे। एक राज्य में जो रूल्स थे वो दूसरे राज्य के अंदर मान्य नहीं थे। इस कारण से इंडिया में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होने के कारण इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में रुकावट आना शुरू हो गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1920 में बॉयलर लॉ कमेटी बनाई, जिसने कि 1921 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इस रिपोर्ट में बॉयलर के एक्ट रूल्स और रेगुलेशन को अलग अलग होने को गलत बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि व्यक्तिगत तत्व एक वजनदार कारण है। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि सभी राज्यों में एक समान एक्ट रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। एक राज्य में किया गया कार्य दूसरे राज्य में भी माना जाना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की कि बॉयलर के मटेरियल की स्टैंडर्ड कंडीशन, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की शर्तें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जानी चाहिए। कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे कि इंडियन एक्ट 1923 के नाम से जाना गया। यही वो बेसिक लॉ है, बेसिक एक्ट है, कानून है बॉयलर का। बॉयलर लॉ कमेटी ने एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ टेक्निकल रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का एक मॉडल तैयार करा, जिसमें कि बॉयलर से रिलेटेड सभी रूल्स रेगुलेशन बताए गए थे। इसमें रूल्स रेफ़र करते थे टेक्निकल मैटर्स को, वो रेगुलेशंस टेक्निकल मैटर्स को, रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए थे। तो इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 में लोगों की सेफ्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ पर फोकस किया गया। 1937 में सेंट्रल बॉयलर बोर्ड का गठन किया गया और जो कि बाद में 1950 में इंडियन बॉयलर बोर्ड के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से IBR जो है वो डिफ़ाइन करता है स्टैंडर्ड्स की रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद टेस्टिंग मेथड्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर यूनिट। तो IBR में सभी प्रकार के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे गए हैं, जो कि रिलेटेड है बॉयलर की डिज़ाइन मटेरियल के, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और साथ में बॉयलर की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के। तो बॉयलर IBR के अकॉर्डिंग यह मैंडेटरी है कि जब भी कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो सेंट्रल बॉयलर बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड की गई एक इंस्पेक्शन कंपनी पहले उस इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करती है। उसकी सभी बॉयलर यूनिट, एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का, वह इक्विपमेंट का वो इंस्पेक्शन करती है। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट देती है, जिसके बाद में उस बॉयलर यूनिट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। साथ ही वो टाइमली उस बॉयलर यूनिट का इंस्पेक्शन भी करती है। साथ में यह भी इंस्पेक्शन करती है कि बॉयलर के अंदर यूनिट के जो वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से निभाई जा रही हैं या नहीं।
तो IBR जो है दो तरीके से रूल्स और रेगुलेशन देते हैं, बताते हैं। पहला तो कि बॉयलर जो है उसमें सभी प्रकार के इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर्स काम में लिए जा रहे हैं या नहीं, और दूसरा जो बॉयलर के वर्कर हैं, जैसे कि ड्यूटी सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए, जो पर्सन इंचार्ज है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये सब उसके बारे में बताता है। तो जैसा कि हमने अभी IBR देखा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो कि स्टीम प्रोसेस जो चैप्टर था उसमें डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे हमने स्टीम के, यूजिंग स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट की सहायता से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप ये एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पे 15 बार दाब व 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली 0.9 kg भाप का PV की पावर 1.25 जो है C ये नियम दिया हुआ है। इसके अनुसार 1.5 बार दाब पर प्रसरण होता है। ज्ञात कीजिए कि भाप की अंतिम अवस्था, ऊष्मांतरण व एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा। तो ये क्योंकि एक स्टीम का न्यूमेरिकल है, इसमें प्रोसेस का नियम दिया हुआ है, क्या है ये, तो ये बताता है कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसमें हम ये PV और TS डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। PV डायग्राम पे इस प्रोसेस को इस प्रकार से शो कर सकते हैं 1 से 2, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और एक्सपांशन प्रोसेस है। TS डायग्राम में ये इस प्रकार से दर्शाएंगे 1 से 2। ठीक है, अब हम इसमें ये सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे। तो हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टीम टेबल का उपयोग कर रहे हैं। स्टीम टेबल में सबसे पहले फर्स्ट बिंदु पर जिस पे कितना दाब दे रखा है 15 बार और 250 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमें स्टीम टेबल में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाप की अवस्था फर्स्ट बिंदु पर क्या है, कि भाप जो है वो वेट है, ड्राई है या सुपर हीटेड है। यह कैसे चेक करेंगे? स्टीम टेबल में सबसे पहले 15 बार पर हम चेक करेंगे कि कितना सैचुरेशन टेम्परेचर है स्टीम का। तो हमने ये देखा कि जो 15 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो इसका मतलब ये भाप जो है अति तप्त है, सुपर हीटेड है। अब हम सुपर हीटेड जो टेबल दी हुई है, तीसरी टेबल स्टीम टेबल में सुपर हीटेड स्टीम के लिए है, वहाँ से ये रीडिंग्स देखेंगे। 15 बार और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर V1 का मान, H1 का और S1 का। अब जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उसके मान हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं स्टीम टेबल से। अब हम यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये PV रिलेशन यहाँ पे हमने लगाया है। P2V2 1.25 बराबर P1V1 1.25 पावर। यहाँ से हम V2 का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें V1 जो है हमने स्टीम टेबल से देखा है, P1 और P2 गिवन है, तो हम यहाँ से V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आया V2 का मान। विशिष्ट आयतन, इसी तरह से हम द्वितीय बिंदु जहाँ पे दाब है 1.5 बार, इस पे हम ये मान नोट कर लेंगे। अब 1.5 बार पर स्टीम वेट हो जाती है, तो वेट स्टीम के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे। सबसे पहले हम 1.5 बार के लिए Vg का मान, Hf का मान, Hfg का मान, Sf का मान और Sfg का मान स्टीम टेबल से नोट करेंगे। फिर यहाँ पे वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर XVg। X2 जो है वो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, तो X2 का मान आया 0.827 का, मतलब ये स्टीम वेट स्टीम है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए किया गया कार्य हम जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N-1। तो यहाँ पे N क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 1.25, P1V1 P2V2 के मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। इस प्रकार से वर्क डन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है वर्क डन जो है, ये हमने जो निकाला है वो किलो जूल पर केजी में 1 kg के लिए, 1 kg स्टीम के लिए, लेकिन हमें स्टीम की मात्रा क्वेश्चन में दे रखी है 0.9 kg। तो 0.9 kg स्टीम के लिए क्या वर्क डन होगा वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इतना आया किलो जूल में। अब हमें इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम U1 का मान देखते हैं। U1 बराबर होता है, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H माइनस PV। तो H1
सुपर हीटेड स्टीम के लिए, माइनस P1 और V1। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा है यूनिट कन्वर्जन के लिए, क्योंकि दाब हमें बार में दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए बार को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से U1 का मान हमारे पास आ गया। इसी तरह से U2 का मान हम ज्ञात करेंगे। U2 बराबर H2 माइनस P2 V2। H2 जो है वो हमने अभी निकाला था, H2 का मान जो है वो हम स्टीम टेबल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। H2 जो है वो सेकंड बिंदु पे एंथैल्पी का मान है, ये होता है H2 बराबर HF प्लस एक्स HFG। तो HF और HFG जो है वो वैल्यू पुट करके हम H2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। P2 V2, यहाँ पे P2 V2 का मान हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम U2 का मान ज्ञात करेंगे और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 ज्ञात कर सकते हैं। और M से इसको ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि M जो है 1 kg की बजाय 0.9 kg दिया हुआ है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस में आंसर आया है, ये प्रदर्शित करता है कमी को। मतलब कि क्योंकि एक्सपांशन प्रोसेस है, स्टीम का हीट लॉस हुआ है, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है। तो माइनस केवल कमी को शो करता है। ऊष्मांतरण, अब हमें ऊष्मांतरण निकालना है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो U डेल्टा U मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और कार्य ये है हीट। तो हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में, ये। तो आंसर हमारा ये भी माइनस में आया है। इसका मतलब ये भी प्रदर्शित करता है कमी को, कि हीट जो है वो रिजेक्ट हुई है। इसी प्रकार से हम S2 S1 का मान लिखेंगे। यहाँ पे S2 के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, वेट स्टीम के लिए फॉर्मूला ये होता है। ये हम स्टीम टेबल से मान लिखेंगे SF2 और SFG2। S1 जो है वो हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से हमने पढ़ा था सुपर हीटेड स्टीम के लिए, तो इनका दोनों का डिफरेंस यहाँ पे शो करा। अब ये भी माइनस में आया है, मतलब एंट्रोपी जो है वो घटी है। ये दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं हम, ये मोलियर चार्ट की सहायता से करेंगे। क्वेश्चन है 8.5 बार दाब व 0.9 शुष्कता भिन्न की 1 kg भाप को 1.2 बार दाब तक रुद्धोष्म विधि से प्रसारित किया जाता है। प्रसरण के अंत में भाप का आयतन व शुष्कता भिन्न ज्ञात करो। प्रश्न मोलियर चार्ट की सहायता से हल करो। यदि प्रसरण PVN बराबर C के अनुसार हो तो N का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे प्रदर्शित किया गया HF डायग्राम ये मोलियर चार्ट का है। मोलियर चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन शो कर रही हैं, X का मान। ये लाइन जो है वो प्रेशर लाइंस होती हैं, इस दिशा में चलती हैं वो। तो हमें सबसे पहले पहला बिंदु मार्क करना होगा। पहला बिंदु कैसे मार्क करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है इतना प्रेशर है, इतना शुष्कता भिन्न है। तो प्रेशर की लाइन हम पहले पढ़ेंगे 8.5 बार वाली, तो ये जा रही है। ये 8.5 की जो प्रेशर की लाइन है वह 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली लाइन से दोनों आपस में कट करेंगी, इस बिंदु को मिलेंगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम 1 पॉइंट मार्क करते हैं। तो हमारे पास आपके पास जो भी मोलियर चार्ट है उसमें हम पेंसिल और स्केल की सहायता से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहले ये बिंदु 1 पेंसिल की सहायता से हम मार्क करते हैं, उसे बिंदु 1 नाम देंगे। फिर आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे खींचनी है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन क्यों खींची है हमने? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यह रुद्धोष्म विधि से, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी समान रहती है, तो इसलिए सीधी रेखा ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है इसको। तो ये एक रुद्धोष्म प्रसरण है, तो हम यहाँ से सीधी एक रेखा खींचेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक कि 1.2 बार दाब पहुँच जाए। तो 1.2 बार दाब की रेखा इस रेखा से जहाँ मिलेगी उसे बिंदु 2 हम कहेंगे। तो अब एक बार हमने इस प्रोसेस ड्रॉ कर लिया, बाकी फिर आप सारी वैल्यू यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से सीधी रेखाएं स्केल पेंसिल की सहायता से आप खींचेंगे, तो ये जो स्केल है वो
एंथैल्पी को शो कर रही है। यहाँ पे एंथैल्पी के मान दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम ये एंथैल्पी के मान पढ़ सकते हैं कि H1 पे कितना है और H2 कितना है। सेम इसी तरह से इस बिंदु पे आप ड्राइनेस फ्रैक्शन पढ़ सकते हैं, इतना आएगा। इसी तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन्स ये ऐसे जाती हैं, तो इसी तरह से V2 और V1 का मान आप यहाँ से सीधे पढ़ सकते हैं। तो दो तरीके हैं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप ये मोलर चार्ट पे ड्रॉ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है स्टीम टेबल की सहायता से फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम के फॉर्मूले लगाए जाएंगे अगर स्टीम टेबल का यूज़ होता है तो इसमें आपने मोलर चार्ट की सहायता से सीधे ही ये सारे मान पढ़ लिए। तो आप सीधे आंसर लिखेंगे, आयतन इतना होगा, द्वितीय बिंदु पे शुष्कता भिन्न इतना होगा, और n का मान अगर ज्ञात करना है तो n के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर आपको ये दिया हुआ है n, अगर आपको लेना है n का मान, तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए आपको log लेना पड़ेगा, log बेस e। तो दोनों तरफ log लेके फिर n का मान आप ज्ञात करेंगे, आंसर ये आएगा।